पिछले कुछ व्याख्यानों में हम लोगों ने प्लेटो के राजनीतिक चिंतन को समझने का प्रयास किया। अब प्लेटो के चिंतन का एक दूसरा पक्ष उसकी समीक्षा या समालोचना का है, और प्लेटो की जो आलोचना है वो भी बड़ी प्रखर और बहुत व्यापक स्तर पर हुई है, क्योंकि प्लेटो के जो आलोचक हैं वे भी कम नहीं रहे हैं, बल्कि उसका जो सबसे पहला आलोचक था वो स्वयं उसका शिष्य अरस्तु था, जिसने पॉलिटिक्स में और मेटाफिजिक्स नाम की अपनी इन दो पुस्तकों में प्लेटो के दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतों पर अनेक प्रकार की आपत्तियां उठाईं। और उसके बाद भी प्लेटो की आलोचना का क्रम निरंतर चलता ही रहा। आधुनिक काल में 20वीं शताब्दी में अगर हम विचार करें तो कई बड़े विद्वान, बड़े दार्शनिक 20वीं शताब्दी के प्लेटो के मुखर आलोचक रहे। जैसे कि एक बड़े दार्शनिक हुए बर्ट्रैंड रसेल, उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी में प्लेटो की मान्यताओं की कटु आलोचना की है। इसी तरह से R.S.H. क्रॉसमैन के नाम से एक बड़े विचारक हुए, जिन्होंने कि प्लेटो टुडे नामक पुस्तक में प्लेटो के चिंतन को सर्वाधिकारवाद की एक सबसे सैवेज डिफेंस माना है। डोनाल्ड रॉस नाम के एक विद्वान हैं, वो भी प्लेटो के एक क्रिटिक रहे हैं। और फिर कार्ल पॉपर, जो कि 20वीं शताब्दी के दार्शनिक थे, उनकी जो पुस्तक है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, उसमें भी जो स्पेल ऑफ प्लेटो के नाम से प्लेटो की कटु आलोचना की गई है। और इस प्रकार से और भी कई विचारक हैं जो कि प्लेटो की आलोचना करते रहे। अब जो मुख्य पक्ष हैं जिनके ऊपर प्लेटो की आलोचना की जाती है, उनको हम लोग संक्षेप में समझने का प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसका जो मेटाफिजिकल डॉक्ट्रिन है, जो उसका तत्वशास्त्री सिद्धांत है, यानी उसकी जो थियरी ऑफ आइडिया या थियरी ऑफ फॉर्म है, जिसके ऊपर स्वयं अरस्तु ने काफ़ी आपत्तियां उठाई हैं। जैसा कि हम लोगों ने विचार किया कि प्लेटो ये मानता है कि एक नॉमिनल वर्ल्ड है, एक दिव्य जगत है, परम जगत है, जो कि इस ब्रह्मांड से परे है, और ये दूसरा ये भौतिक जगत है, दृश्य जगत है, जिसको वो फिनोमिना कहता है। और उसका ये मानना है कि जो दिव्य जगत है वही सम्यक जगत है, और ये जो दृश्य जगत है ये केवल उसकी छाया मात्र है। और जितने भी पदार्थ इस संसार में हैं, उनका जो शुद्ध स्वरूप या शाश्वत स्वरूप उस दिव्य लोक में ही विद्यमान है, जिनको वो आइडियाज़ या फॉर्म्स कहता है। और इस संसार की जो वस्तुएं हैं वे अवास्तविक हैं, अनरियल हैं, क्योंकि वो केवल उन आइडियाज़ या उन फॉर्म्स का केवल प्रतिबिंब है। और ये जो गैप है आइडिया और अपीयरेंस का, या फॉर्म और अपीयरेंस का, ये एक सदैव बने रहने वाला गैप है। और उसी दिव्य जगत और उस दिव्य जगत के जो आइडियाज़ हैं, जो फॉर्म्स हैं, उन्हीं को जानना ही सम्यक ज्ञान है। और इस भौतिक जगत को जानना ज्ञान नहीं है, और ना ये भौतिक जगत ज्ञेय है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। यहाँ हर चीज़, जिसको प्लेटो कहता है एवरीथिंग प्लेस डबल, हर चीज़ मिश्रित रूप में है। इसलिए इस संसार के विषय में केवल धारणा हो सकती है, और ज्ञान तो केवल उस दिव्य या परम जगत का ही हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने पहले देखा। अरस्तु की आपत्ति ये है
कि ये जो डायकोटॉमी प्लेटो क्रिएट करता है, ये जो विभाजन क्रिएट करता है नॉमिना और फिनोमिना का, तो ये जो सेपरेशन है वो सेपरेशन उचित नहीं है। और ये कैसे मान लिया जाए कि इस संसार में जो कुछ भी है वो अवास्तविक है, अपूर्ण है, असत्य है, क्योंकि हमारे अनुभव में वो आता है, हम उसको देखते हैं, सुनते हैं, उसमें हम अपना व्यवहार करते हैं, और जो वास्तविक है वो हमारे व्यवहार से, हमारे अनुभव से परे है। तो ये तो बड़ी अटपटी बात है कि सत्य जो है वो अनअप्रोचेबल है, और जो सत्य नहीं है वही हमारे लिए अप्रोचेबल है, उसी को हम देख समझ सकते हैं, उसी का अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो विभाजन है, और इस विभाजन के द्वारा जो सत्य को एक तरह से हमारे लिए अज्ञेय बना दिया गया है, अनअप्रोचेबल बना दिया गया है, और जो अप्रोचेबल है वो अवास्तविक है, असत्य है, अपूर्ण है। तो ये जो प्लेटो का दृष्टिकोण है वो समझ से परे है, स्वीकार करने के योग्य नहीं है। और अरस्तु इसी आधार पर कहता है कि फॉर्म और मैटर कोई अलग अलग चीज़ें नहीं होती हैं, मैटर में ही फॉर्म होता है। प्लेटो मानता है कि फॉर्म एक अलग चीज़ है और मैटर एक दूसरी चीज़ है, लेकिन अरस्तु मानता है कि फॉर्म कोई मैटर से परे नहीं है, बल्कि फॉर्म मैटर में ही विद्यमान होता है। और इसलिए इस संसार को भी आप अवास्तविक, अनरियल या अनट्रू कह के डिसमिस नहीं कर सकते, और इसलिए इस संसार के ज्ञान को भी आप मात्र धारणा कह के उसको उपेक्षित नहीं कर सकते या उसके महत्व को कम नहीं कर सकते, ऐसा अरस्तु का मानना है। इसलिए वो कहता है कि जो प्लेटो का जो तत्वशास्त्रीय सिद्धांत है, वो तत्वशास्त्रीय सिद्धांत उसमें काफ़ी कमियां हैं, काफ़ी कमज़ोरियां हैं, और उसने जो सत्य है उसको हमारी सामर्थ्य से इतनी दूर कर दिया है कि जैसे जिसके कारण मनुष्य कितना भी प्रयास करके उस तक पहुंचने में समर्थ ही रहेगा। तो कुछ ऐसी हमारी नियति बना दी है कि हमें हमेशा सत्य से दूर ही रहना है, या सत्य के आधे अधूरे स्वरूप के साथ ही काम करना है। तो ऐसा अरस्तु का मानना है कि उसका जो फॉर्म और मैटर का जो कॉन्सेप्ट है, और जो फॉर्म और मैटर का जो रिलेशन है, वो स्वीकार करने के योग्य नहीं है। ये आपत्ति तो अरस्तु ने अवश्य उठाई है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि अंततः अरस्तु ये मान लेता है कि जो प्लेटो की अवधारणा है वो एक अकाट्य अवधारणा है। इसलिए कि ऐसा नहीं है कि इस संसार की वस्तुओं में, इस संसार की जो वस्तुएं हैं वो पूर्ण असत्य हैं, वो बिल्कुल एक डार्कनेस, ये संसार जो है वो एक डार्क वैली है, एक अंधी गुफा है जिसमें कोई भी प्रकाश की किरण नहीं है। ऐसा नहीं है। प्लेटो ने एक विचार प्रतिपादित किया है कि ये जो दृश्य जगत है वो परफेक्ट डार्कनेस और परफेक्ट इल्यूमिनेशन के बीच की अवस्था है। अगर हमें परफेक्ट इल्यूमिनेशन यानी पूर्ण प्रकाश प्राप्त करना है, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमें उस नॉमिनल वर्ल्ड यानी उस दिव्य जगत की ओर ही जाना पड़ेगा। पूर्ण प्रकाश तो वहीं पर विद्यमान है। ये जो दृश्य जगत है वो उस पूर्ण प्रकाश को आंशिक रूप से प्रकट और प्रतिबिंबित करता है। इसलिए ये असत्य नहीं है, लेकिन अर्ध सत्य है। और धारणा का, ओपिनियन का यही अर्थ प्लेटो ने प्रतिपादित किया है कि उसमें सत असत दोनों मिश्रित होते हैं।
उसमें पूर्ण सत्य नहीं होता, लेकिन साथ साथ वो पूर्ण रूप से असत्य भी नहीं होती, बल्कि उसमें सत्य और असत्य का मिश्रण होता है। इसलिए उसको धारणा कहते हैं। और इसलिए उस प्रकार का जो ज्ञान होता है वो केवल काम चलाऊ होता है, टेंटेटिव होता है, और इसलिए वो ट्रिकी होता है। उसमें कभी कभी बड़ा धोखा भी हो जाता है, और वो अंततः हमारी बहुत दूर तक मदद नहीं करता। ये जो पक्ष है प्लेटो का, वो हमें इस पक्ष को ध्यान में रखना चाहिए कि वो ये नहीं कहता है कि फॉर्म और मैटर में एक टोटल सेपरेशन है और वो टोटल सेपरेशन अनंत काल तक वैसा ही रहेगा। वो ये मानता है कि जो फॉर्म्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, वो मैटर में रिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन पार्शियली, आंशिक रूप से, फुल्ली नहीं, पूर्ण रूप से नहीं। अगर हमें पूर्ण रूप से सत्य को जानना है तो फिर हमें इस दृश्य जगत की सीमाओं के पार जाना पड़ेगा, क्योंकि जो पूर्ण सत्य है, जो पूर्ण प्रकाश है, वो इस दृश्य जगत में प्राप्त होने वाला नहीं। तो इस प्रकार जिसको कि भारतीय दर्शन में कहा गया कि जब तक आप माया का उच्छेदन नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो दृश्य जगत है वो माया का जगत है, अपीयरेंस की दुनिया है। इस माया का जब तक आप उच्छेदन नहीं करेंगे तब तक आपको पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे कि बादल सूर्य के प्रकाश को ढक देता है, उसी प्रकार से ये जो माया है वो सत्य को ढकने का काम करती है। इसलिए अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है सत्य का, तो हमें इस माया रूपी बादल को छांटना होगा, इसको हटाना पड़ेगा। और यही बात लगभग प्लेटो भी अपने सिद्धांत में कहता है कि जो मैटर है वो इम्परफेक्ट रिफ्लेक्शन या इम्परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर्म्स का है। अगर हमें फॉर्म को ट्रूली और परफेक्टली जानना है, सम्यक रूप में, पूर्ण रूप में जानना है, तब तो हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा। और इसलिए फॉर्म और मैटर में एक डिस्टिंक्शन और एक सेपरेशन मानना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म, किसी भी चीज़ की फॉर्म कभी भी पूरी तरह से मैटर में अपने को एक्सप्रेस या प्रतिबिंबित नहीं कर सकती, क्योंकि मैटर का नेचर ऐसा होता है कि वो कभी भी फॉर्म को परफेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ऐसा प्लेटो का विचार है, और अरस्तु ने भी ऐसा मान लिया है प्रकारांतर से। तो इसलिए यह आलोचना तो होती है, लेकिन साथ साथ फिर जो बात प्लेटो ने कही है उसको भी हमें भली प्रकार से समझना पड़ेगा। दूसरी बात जो प्लेटो की आलोचना में जो तत्वशास्त्रीय पक्ष की में उसकी जो की जाती है वो ये कि प्लेटो जो अनुभव का पक्ष है, जिसको हम लोग इंडक्शन कहते हैं या एम्पिरिकल जो साइड है जीवन का, उसकी वो उपेक्षा करता है। एक आलोचना उसके ऊपर ये रही कि उसने डिडक्शंस कर लिए हैं, मैथमेटिक्स की तरह, ज्योमेट्री की तरह। उसने जो भी विचार प्रतिपादित किए हैं वे डिडक्शंस हैं, उनका कोई एम्पिरिकल बेसिस नहीं है, उनका कोई इंडक्टिव बेसिस नहीं है। और इसी आधार पर ये भी कहा जाता है कि वो एक क्लोजेट फिलोसोफर था, वो एक आर्म चेयर फिलोसोफर था, अपने एकेडमी में बैठ के कुछ अपने विचार का जाल बुनता रहता था, उसको व्यावहारिक जगत का अनुभव नहीं था। इसलिए जो भी उसने कहा है वो सम्यक नहीं हो सकता, क्योंकि वो व्यावहारिक जगत से, व्यावहारिक जीवन से कटा हुआ था। तो एक चार्ज उसके ऊपर ये भी लगाया जाता है कि उसके जो विचार हैं उनका कोई एम्पिरिकल बेसिस नहीं है, और जो प्लेटो का जो एम्पिरिकल अंडरस्टैंडिंग थी वो या तो नहीं थी या बहुत लिमिटेड थी। लेकिन ये
तर्क भी स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम लोग देख चुके हैं पूर्व के व्याख्यानों में कि प्लेटो को राजनीतिक जीवन का बहुत अच्छा अनुभव था। उसको एम्पिरिकली भी वो पॉलिटिक्स को अच्छी तरह जानता था। एथेंस और आसपास के नगर राज्यों के राजनीतिक जीवन को उसने भली प्रकार से देखा और समझा था। उसके बाद वो सिराक्यूज भी 2 बार गया और वहाँ की राजनीतिक प्रणालियों को भी उसने भली प्रकार से देखा और समझा। और उसकी एकेडमी में भी जितने भी नगर राज्य थे उनकी राजनीतिक प्रणालियों, राजनीतिक व्यवस्थाओं के विषय में विचार विमर्श होता ही रहता था। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि प्लेटो को जो राजनीतिक जगत था या जो व्यावहारिक जगत था उसका कोई ज्ञान नहीं था। और अगर हम लोग लॉस को देखें तो लॉस के अध्ययन से तो ये स्पष्ट हो जाता है कि प्लेटो जो व्यावहारिक जीवन होता है उसको कितनी गहराई से जानता था, क्योंकि लॉज में जब उसने राज्य की संरचना के ऊपर विचार किया है तो उसने जलवायु के पक्ष पर भी विचार किया है, राज्य की जो स्थिति है उसका जो जोग्राफिकल और क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर भी विचार किया है, किस प्रकार के लोग हैं, उनकी क्या प्रकृति होती है इसके ऊपर भी विचार किया है, किस किस प्रकार के कानून और किस किस प्रकार की शासन प्रणालियाँ प्रचलन में रहती हैं, उनमें क्या अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, इनका उसको बहुत प्रचुर मात्रा में ज्ञान था। इसलिए ये कहना कि वो एम्पिरिकल डायमेंशन से अनअवेयर था या वो एम्पिरिकल डायमेंशन को इग्नोर करके, निग्लेक्ट करके अपने विचार प्रतिपादित करता है, तो ये भी एक भ्रामक निष्कर्ष होगा, क्योंकि प्लेटो को व्यावहारिक जगत का, राजनीतिक जगत का बहुत अच्छा ज्ञान था, बहुत अच्छा अनुभव था। उसने स्वयं कई यात्राएं की थी समाज की गिरावट को दूर करने के प्रयास में। तो इसलिए ये हम नहीं कह सकते कि वो एक क्लोजेट फिलॉसफर था या केवल डिडक्शंस करता रहता था, किन्हीं सूत्रों से सारे डिडक्शंस करके अपने विचार प्रतिपादित करता है और उन विचारों का कोई एम्पिरिकल डायमेंशन नहीं है या उन विचारों का कोई एम्पिरिकल बेसिस नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बल्कि यूनान में तो ये मान्यता ही थी, जिसको सोक्रेटिस भी प्रतिपादित कर चुका था, कि सत्य तक पहुंचने के लिए इंडक्शन और डिडक्शन दोनों का सहारा लेना पड़ता है। उसमें आइदर और आर का सवाल नहीं है। जो कंप्लीट मेथोडोलॉजी होगी, जो एक परिपक्व और संपूर्ण पद्धति होगी, उसमें इंडक्टिव एलिमेंट भी होगा, उसमें डिडक्टिव एलिमेंट भी होगा, और यही प्लेटो की भी दृष्टि है। तो इस आधार पर प्लेटो की ये जो आलोचना है उसका भी कोई बहुत आधार प्रतीत नहीं होता। फिर एक प्लेटो के ऊपर आरोप लगाया जाता रहा है कि वो कल्चर बाउंड है, क्लास बाउंड है, यानी वो यूनानी संस्कृति के दृष्टिकोण से पूरी तरह से बंधा हुआ है, उनसे पूरी तरह से लिमिटेड है, और वो कभी यूनान से ऊपर उठकर या ग्रीक कल्चर से ऊपर उठकर चीज़ों को नहीं देख सकता। ऐसा भी प्लेटो के ऊपर आरोप लगता रहा है कि उसके जो आइडियाज़ हैं वो एक वो कल्चर बाउंड है, या वो एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को वो ट्रांसेंड नहीं कर पाता, यूनान की बुराइयों को वो देख नहीं पाता, यूनानी समाज या यूनानी समाज की जो मान्यताएं हैं उनका वो परित्याग नहीं कर पाता, जबकि आजकल हम कहते हैं कि भाई ये तो अच्छी मान्यताएं नहीं थी। उदाहरण के तौर से प्लेटो ग्रीक और बारबेरियंस के डिस्टिंक्शन को मानता है कि यूनानी श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो दूसरी प्रजातियां हैं, जो दूसरी राष्ट्रीयताएं हैं, जिनको
यूनान में बारबेरियंस कहा जाता था, वो निकृष्ट लोग हैं, अश्रेष्ठ लोग हैं। ये यूनानी समाज की एक मान्यता थी, ग्रीक और बारबेरियंस का डिस्टिंक्शन। प्लेटो भी इस डिस्टिंक्शन को मानता है, बल्कि उसने एक जगह लिखा है कि ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं यूनान में पैदा हुआ, मैं बारबेरियंस के बीच पैदा नहीं हुआ, उसने लिखा भी है। तो इस तरह से वो जो प्रेजुडिस है, जो कल्चरल प्रेजुडिस है यूनान की, वो हमें प्लेटो में भी दिखाई पड़ती है। फिर एक दूसरी जो प्रेजुडिस उसमें दिखाई पड़ती है कि यूनान में दास्ता को प्राकृतिक, स्वाभाविक, आवश्यक माना जाता था। प्लेटो भी इसको मानता है। विशेष तौर से अगर उसकी पुस्तक लाज का हम अध्ययन करें तो वहाँ पर उसने दास्ता को औचित्यपूर्ण माना है, जैसे आगे चल के अरस्तु ने भी उसको औचित्यपूर्ण माना। आजकल हम लोग दास्ता को बहुत ही निकृष्ट मानते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्लेटो अपने दौर से, अपनी यूनान की मान्यताओं से अपने को मुक्त नहीं कर पाया, यद्यपि वो मान्यताएं अश्रेष्ठ हैं। तो ये एक चार्ज प्लेटो के ऊपर लगता रहा। लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है कि प्लेटो अपने दौर से ऊपर उठकर भी सोचता है कि किन्हीं संदर्भों में। उदाहरण के तौर से महिलाओं की भूमिका को लेकर प्लेटो ने जो विचार प्रकट किए हैं रिपब्लिक में कि उनको भी शासक बनने का, उनको भी संरक्षक बनने का, सैनिक बनने का अधिकार है, मिलना चाहिए, ये यूनानी समाज में इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं था। लेकिन प्लेटो ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर लाकर उनको राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण पद और महत्व देने का समर्थन किया। तो यहाँ पर तो वो कल्चर बाउंड नहीं है, वो अपने युग से, अपनी संस्कृति के प्रभाव से मुक्त दिखाई पड़ता है। फिर जो पब्लिक एजुकेशन की बात उसने की, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की बात उसने की कि शिक्षा सार्वजनिक होनी चाहिए, स्टेट कंट्रोल्ड होना चाहिए, पब्लिक एजुकेशन का सिस्टम होना चाहिए, ये भी अपने दौर के विरुद्ध कह रहा था। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि उन दिनों यूनान में प्राइवेट एजुकेशन का रिवाज था। सॉफिस्ट लोग जो शिक्षा देते थे वो एक निजी शिक्षा का तंत्र था, प्राइवेट एजुकेशन थी। उस प्राइवेट एजुकेशन के दौर में या उस प्राइवेट एजुकेशन की मान्यता को स्वीकार करके उसने रिपब्लिक में और दूसरे ग्रंथों में भी पब्लिक की शिक्षा पब्लिक होनी चाहिए, स्टेट कंट्रोल्ड होनी चाहिए, इस प्रकार की मान्यता का भी प्रतिपादन किया। तो इसलिए हम ये भी देखते हैं कि कई दृष्टियों से प्लेटो अपने युग से और अपनी संस्कृति से परे जाकर भी चीज़ों के ऊपर विचार करता है और उनको रिकमेंड करता है, उनकी संस्तुति करता है। तो ये पक्ष भी प्लेटो में है। फिर प्लेटो के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगता रहा कि वो एक सर्वाधिकारवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है। प्लेटो फासिस्ट है, टोटलिटेरियन है। और ऐसा आरोप लगाने वाले 20वीं शताब्दी के कई बड़े विद्वान हुए, जैसा कि कार्ल पॉपर हैं, जैसा कि R.H.S. क्रॉसमैन हैं, बर्ट्रैंड रसेल हैं। तो एक प्लेटो के ऊपर निरंतर आरोप लगता रहा कि वो एक सर्वाधिकारवादी दृष्टिकोण, सर्वसत्तावादी दृष्टिकोण प्रतिपादित करता है। और रिपब्लिक में जिस आदर्श राज्य का चित्रण है, वस्तुतः वो आइडियल स्टेट नहीं है, बल्कि वो एक फासिस्ट स्टेट है, एक टोटलिटेरियन स्टेट है। अब जो लोग प्लेटो को टोटलिटेरियन कहते हैं, उनका क्या तर्क है, तो इसके ऊपर भी हम विचार कर लें कि वो क्योंकि वो टोटलिटेरियन शब्द का क्या अर्थ लेते हैं और वो प्लेटो को उस अर्थ के संदर्भ में कैसे उसको व्याख्यायित करते हैं। तो जो लोग प्लेटो को टोटलिटेरियन मानते हैं, उनका ये कहना है कि प्लेटो राज्य की एकता पर जरूरत से ज़्यादा बल देता है, एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन द यूनिटी ऑफ द स्टेट।
और इतना बल देता है कि वो, और इस बात को, इस पक्ष को अरस्तु ने भी अपनी आलोचना में उठाया है कि वो राज्य और परिवार के भेद को भूल जाता है। राज्य की एकता के लिए वो कहता है कि परिवार की संस्था को, निजी परिवार की संस्था को समाप्त कर दिया जाए। राज्य की एकता के लिए वो कहता है कि जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें काफ़ी सेंसरशिप हो, काफ़ी प्रतिबंध हो, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हो, पूरी तरह से स्टेट के कंट्रोल में एजुकेशनल सिस्टम हो। क्या पाठ्यक्रम पढ़ना है, क्या पाठ्यक्रम नहीं पढ़ना है, कौन से पोइट्स पढ़ाए जाने हैं, कौन से नहीं पढ़ाए जाने हैं। तो सेंसरशिप की एक बड़ी कठोर व्यवस्था, जैसा कि आजकल के टोटलिटेरियन स्टेट्स में हमें देखने को मिलती है, तो वो हमें प्लेटो में भी दिखाई पड़ती है कि राज्य के द्वारा जो चीज़ें वर्जित कर दी गई, प्रतिबंधित कर दी गई, उनको नहीं करना, उनकी लिस्ट बड़ी लंबी है। इसी तरह से आज का जो टोटलिटेरियन स्टेट है, जो फासिस्ट स्टेट है, उसमें प्रोपेगेंडा एक बहुत बड़ा उपकरण होता है लोगों को ब्रेन वॉश करने का, लोगों के विचारों को, मान्यताओं को बनाने का। और जर्मनी और इटली में हम लोग देख चुके हैं फाजीवादी और नाजीवादी शासन में कि कैसे प्रोपेगेंडा के द्वारा एक खास प्रकार का दृष्टिकोण नागरिकों में उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। तो आलोचक कहते हैं कि प्लेटो भी मिथ्स के द्वारा, मिथक के द्वारा, गाथाओं के द्वारा नागरिकों को इंडॉक्ट्रिनेट करना चाहता है खास तरीके से। जैसे उसने जो एक थियरी ऑफ 3 मेटल्स दी है, 3 धातुओं का सिद्धांत दिया है, तो वो एक इंडॉक्ट्रिनेशन का एक तरीका है, प्रोपेगेंडा का तरीका है। और ख़ासतौर से रिपब्लिक में उसने इस तरह के टेक्निक्स का खुल के प्रयोग किया है कि लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से, मानसिक रूप से कैसे ब्रेन वॉश किया जाए, कैसे उनके अंदर एक खास प्रकार की मान्यताओं को बैठाला जाए। तो ये भी एक टोटलिटेरियन या एक फासिस्ट स्टेट का तौर तरीका होता है, और ये भी हमें प्लेटो में दिखाई पड़ता है। व्यापार वाणिज्य पर कठोर प्रतिबंध लगाने का उसने प्रतिपादन किया कि किस प्रकार व्यापार वाणिज्य की क्या सीमाएं होंगी। वो भी सब स्टेट कंट्रोल्ड है, जैसे कि फासिस्ट स्टेट में जो इकोनॉमी होती है वो स्टेट के कंट्रोल में काम करती है पूरी तरह से। या इवन हमने कम्युनिस्ट देशों में देखा कि कैसे इकोनॉमी के ऊपर स्टेट का पूरा नियंत्रण होता है। तो जो अर्थव्यवस्था है, जो व्यापार वाणिज्य है, उसके ऊपर भी बड़े कठोर नियंत्रण, बड़े कठोर प्रतिबंध प्लेटो ने लगाए। जैसे कि वो लॉज में कहता है कि जो आमदनी का जो अंतर है वो 1 और 4 का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए। और अगर ये कि कोई इससे ज़्यादा संपत्ति अर्जित कर लेता है तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त करके राज्य के हाथ में आनी चाहिए। तो ये सारे जो विचार हैं, ये इस बात को प्रतिपादित करते हैं कि प्लेटो एक बहुत ही हाईली सेंट्रलाइज्ड ऑथोरिटेरियन स्टेट का प्रतिपादक है। और इसी को कार्ल पॉपर ने कहा है कि ये क्लोज सोसाइटी है। प्लेटो बंद समाज का पक्षधर है, क्योंकि उसमें पूरा जो राज्य है, जो वो एक प्रकार से एक कारागार की तरह से है, बंद है। जैसे कि कारागार में बंदी जन होते हैं, पूर्ण नियंत्रण में जेलर के होते हैं, उसी तरह से प्लेटो का जो राज्य है वो एक क्लोज सोसाइटी है, वो एक बंद समाज है, वो मुक्त समाज नहीं है, वो ओपन सोसाइटी नहीं है। तो इस प्रकार का विचार भी प्रतिपादित किया गया है। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो आपत्ति है, बर्ट्रैंड रसेल ने भी इसी प्रकार से कहा है, क्रॉसमैन ने भी कहा है कि शायद सबसे सेवेज डिफेंस अगर हमें कहीं ऑथोरिटेरियनिज्म की मिलती है तो वो प्लेटो में मिलती है। तो इस प्रकार का
जो दृष्टिकोण है ये प्लेटो की आलोचना में हमेशा से कहा जाता रहा। लेकिन इस आलोचना पर भी अगर हम विचार करें और ये देखें कि क्या वास्तव में एक जो प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है और जो हिटलर का फासिस्ट स्टेट है ये बिल्कुल आइडेंटिकल है क्या, तो तब ये प्रश्न कुछ सुपरफिशियल सिमिलरिटीज, कुछ ऐसी बाहरी कृत्रिम कुछ सादृश्यताएं देखने को मिलें तो इससे कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना तो उचित नहीं होगा, क्योंकि किसी भी राज्य की जो प्रकृति है वो ये कि जो सिद्धांत उसमें माने जाते हैं उन सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है। उन सिद्धांतों का उद्देश्य शासक या राज्य की सत्ता में असाधारण वृद्धि करना है, या उन सिद्धांतों का उद्देश्य राज्य की सत्ता के द्वारा नागरिकों को एक उच्चतर धरातल पर ले जाना है, नागरिकों में किन्हीं आत्मिक नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करना है। यानी पावर जो है वो अपने में एंड है कि पावर किन्हीं हायर स्पिरिचुअल मॉरल एंड्स के लिए एक मीन्स का काम करती है। ये एक अंतर हमें करना पड़ेगा। और अगर इस दृष्टि से हम देखें तो प्लेटो पावर स्टेट का कतई पक्षधर नहीं है। वो शक्ति, जैसे कि फाजीवादी राज्यों में केंद्र में शक्ति है, पावर है, लेकिन प्लेटो के राज्य में केंद्र में वर्च्यू है, सद्गुण है, विजडम स्टेट है। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो विजडम स्टेट है, वो पावर स्टेट नहीं। और प्लेटो की जो एकता है वो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, जैसा कि उसके ऊपर चार्ज लगाया जाता है कि सबको एक ही सांचे में वो ढालना चाहता है, जैसे कि फासिस्ट स्टेट में होता है, या जैसे कि हमने कम्युनिस्ट देशों में भी देखा, रूस में और चीन में, कि लोगों को एक बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी में समाज को ढाल दिया जाए, किसी भी तरह की डाइवर्सिटी या किसी भी तरह की वैरायटी का निषेध हो। तो प्लेटो यूनिफॉर्मिटी को नहीं, प्लूरलिटी में वो यूनिटी चाहता है। और इस प्लूरलिटी में यूनिटी को चाहने का मतलब यह है कि व्यक्ति के नैतिक आत्मिक कल्याण की दृष्टि से जो कुछ भी कल्याणकारी है, हितकारी है, आवश्यक है, उस सब की परमिशन तो है, लेकिन जो चीज़ें व्यक्ति के नैतिक आत्मिक कल्याण को बाधित करती हैं उनकी अनुमति प्लेटो के राज्य में नहीं। जैसे जो शिक्षा प्रणाली है वो संस्कार की और चरित्र के शोधन पर बल देती है। शिक्षा प्रणाली के द्वारा आपको हिटलर या फाजीवादी विचारधारा का गुणगान करना नहीं सीखना है। शिक्षा प्रणाली के द्वारा आपके अंदर श्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना होनी है, और श्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना में जो साहित्य, जो काव्य, जो कवि बाधक है उसका निषेध है, और उन संस्कारों की वृद्धि करने में जो चीज़ें सहायक हैं उनके लिए पूरी अनुमति। इसलिए वो शिक्षा और राज्य के नियंत्रण में शिक्षा इसलिए होना चाहिए कि राज्य को अपने नागरिकों को इस प्रकार से बनाना चाहिए कि जिससे वे सम्यक अर्थ में देशभक्त बने, जिससे वे राज्य के प्रति, समाज के प्रति अपने दायित्व को भली प्रकार से समझ सकें और उसका निर्वहन करें। तो शिक्षा जो है वो समाज की सेवा का माध्यम भी है, और इस आधार पर उनको प्रारंभ से शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है। तो ये भी एक पक्ष है। और फिर
समाज में उसने 3 वर्ग माने हैं और तीनों वर्गों का जो विभाजन है वो कोई आर्बिट्रेरी नहीं है, बल्कि आजकल भी हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि एप्टीट्यूड के आधार पर आदमी को काम करना चाहिए। रुचि के अनुसार काम करेगा तो उसके हित में भी होगा, समाज के हित में भी होगा। तो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो इसी तत्व को, तो इसी गुण को ही तो प्रतिपादित करता है कि अगर व्यक्ति अपनी मूल प्रकृति को पहचाने और तदनुसार वो अपनी भूमिका को चुने और उसका निर्वहन करे तो उसको भी सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होगी और समाज का भी कल्याण होगा। तो यहाँ पर जो न्याय है वो न्याय केवल अपने मूल गुण के अनुसार आचरण करने की व्यवस्था का नाम है। इसके अलावा एक बात यह है कि आजकल के जैसे लिबरल स्टेट्स या आजकल के जैसे फासिस्ट स्टेट्स जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं, प्लेटो की वो दृष्टि नहीं है। सेबाइन ने लिखा भी है कि जो आजकल की जो कॉमन कॉन्सेप्शंस हैं पॉलिटिक्स के, प्लेटो उनको नहीं मानता। इसलिए हम जिन चीज़ों को आज सम्यक मान के बैठे हैं, श्रेष्ठ मान के बैठे हैं, क्यों? क्योंकि हम भी कल्चर बाउंड हैं, अपने युग से बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर पाते, अपने दौर से बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर पाते, या हमारी सामर्थ्य नहीं है इस प्रकार की। इसलिए हम प्लेटो को आज के राजनीतिक सिद्धांतों और विचारों की कसौटी पर कसने का प्रयास करते हैं। जाहिर है ये भी उतना ही अनुचित है, क्योंकि हमें प्लेटो को उसके अपने कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। तो इसलिए जब हम प्लेटो, और इस दृष्टि से जब हम प्लेटो को देखते हैं तो प्लेटो व्यक्ति और राज्य के संबंध को एक लिबरल स्टेट में आजकल जैसे देखा जाता है, या जैसे कि आज एक फासिस्ट स्टेट में देखा जाता है व्यक्ति राज्य संबंध को, उस तरह से वो नहीं देखता। एक आधुनिक उदारवादी राज्य में व्यक्ति राज्य संबंध को एक कृत्रिम संबंध माना जाता है। एक फासिस्ट स्टेट में व्यक्ति राज्य संबंध में व्यक्ति जो है वो राज्य का मात्र उपकरण, एक टूल माना जाता है। तो ये दोनों ही दृष्टियां उचित नहीं है व्यक्ति राज्य के संबंध को देखने की। प्लेटो की दृष्टि है कि व्यक्ति और राज्य एक दूसरे में समाहित है, एक दूसरे के पूरक हैं, जिसको कि ऑर्गेनिक रिलेशनशिप कहा जाता है, स्वाभाविक संबंध, कि व्यक्ति राज्य में स्वाभाविक के बीच स्वाभाविक संबंध है जो शरीर और उसके अंगों के बीच होता है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, दोनों एक दूसरे का अपने अपने तरीके से कल्याण करते हैं। शरीर अंग के कल्याण की चिंता रखता है और अंग जो है वो शरीर के कल्याण की चिंता रखते हैं, तभी एक व्यक्ति का जीवन सुचारू रूप से संचालित होगा। तो इसलिए जो फासिस्ट थ्योरी में स्टेट और इंडिविजुअल के रिलेशन को जिस तरह से देखा गया, प्लेटो उस तरह से नहीं देखता। या जो लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी में इंडिविजुअल स्टेट के रिलेशन को जैसा देखा जाता है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, आर्टिफिशियल है, तो प्लेटो उस तरह से भी नहीं देखता। प्लेटो जिस तरह से देखता है कि दोनों के बीच एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे में समाहित हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं, ये प्लेटो की दृष्टि है। और इस दृष्टि पर आपत्ति उठाना संभव नहीं है। और यही व्यक्ति राज्य के संबंध को देखने की सम्यक दृष्टि है। तो जो प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में हमें जो दृष्टि प्राप्त होती है व्यक्ति राज्य के संबंध की, वो एक आंगिक संबंध की दृष्टि प्राप्त होती है। और आंगिक संबंध को आप सर्वाधिकारवादी नहीं कह सकते, टोटलिटेरियन ये व्यू पॉइंट है, ऐसा आप नहीं कह सकते। तो इस आधार पर भी प्लेटो के जो
आलोचना की जाती है कि वो सर्वसत्तावादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है। फिर एक ये भी प्रश्न उठता है कि प्लेटो के राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं है। तो अब यहाँ भी सवाल है कि, और वो कहते हैं कि भाई व्यक्ति जो है वो हमेशा राज्य की मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करेगा, राज्य की मान्यताओं के अनुसार पठन पाठन करेगा, संपत्ति रखेगा या नहीं रखेगा ये भी राज्य तय करेगा, परिवार रखेगा या नहीं रखेगा ये भी राज्य तय करेगा। ऊपर से देखने में ऐसा प्रतीत हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा विचारपूर्वक देखें तो ये सवाल ये है कि स्वतंत्रता की परिभाषा आपकी क्या है। आप स्वतंत्रता को किस तरह से परिभाषित करते हैं और प्लेटो स्वतंत्रता को किस तरह से देखता है। हमारे लिए आज के दौर में स्वतंत्रता का मतलब है चॉइस, कि हम अपनी चॉइस से, हमारी इंडिविजुअल चॉइस वो इम्पॉर्टेंट। लेकिन प्लेटो के लिए फ्रीडम का मतलब है, जैसा कि मलफोर्ड सिबली ने अपनी विवेचना में लिखा है कि प्लेटो के लिए फ्रीडम का मतलब है एक्शन अकॉर्डिंग टू रीजन एंड जस्टिस। उसके लिए फ्रीडम का ये कॉन्सेप्ट है कि विवेकपूर्ण कार्य करने में स्वतंत्र होता है व्यक्ति। चॉइस का मतलब ये नहीं है कि जो भी हमको उचित लगेगा, जो भी हमारे मर्जी होगी वो करें तो हम स्वतंत्र हैं। प्लेटो कहता है कि स्वतंत्र व्यक्ति वो है जो कि विवेकशील है। उचित, जिसको कि ग्रीन ने बाद में कहा कि उचित करणीय कार्यों को करना ये स्वतंत्रता है। जो वर्थ डूइंग है उसको करना स्वतंत्रता है, सब कुछ करना स्वतंत्रता नहीं है। तो प्लेटो के राज्य में प्लेटो ने जो अपना राजनीतिक चिंतन प्रतिपादित किया उसमें इस अर्थ में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता है कि जो विवेक संगत है, जो न्याय संगत है, उसको करने के लिए व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है। लेकिन जो विवेक और न्याय की कसौटी पर जो आचरण, जो व्यवहार खरा नहीं उतरता, उसको करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आज भी राज्य और समाज बहुत सारे कार्यों को करने की अनुमति हमको नहीं देता और यही बताया जाता है कि यही विवेकपूर्ण नहीं है, औचित्यपूर्ण नहीं है, आपके लिए कल्याणकारी नहीं है। तो इसलिए प्लेटो के राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन होता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होती है, ऐसा कहना उचित नहीं है। क्योंकि प्लेटो ये मानता है कि जो फ्रीडम है वो हायर सेल्फ को अटेन करने की कैपेसिटी का नाम है। अपने उच्चतर स्वरूप को प्राप्त करने की क्षमता का नाम स्वतंत्रता होता है। फ्रीडम जो लिबर्टी है वो लाइसेंस नहीं है। और ये आजकल भी बहुत सारे विचारक अभी मानने लगे हैं। लिबरल सोसाइटीज़ में जिस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिस तरह के डिसलोकेशंस हो रहे हैं, जिस तरह की एनार्कीज बढ़ रही हैं, तो आजकल भी हम लोग स्वतंत्रता के इस प्रचलित या स्वतंत्रता का ये जो पॉपुलर मीनिंग है इसके ऊपर विचार कर रहे हैं फिर से कि क्या ये वास्तव में स्वतंत्रता। भारतीय दृष्टि से जो स्वतंत्रता धर्म सम्मत कार्यों को करने की क्षमता का नाम है। स्वतंत्रता का इस प्रकार से अगर हम देखें तो प्लेटो के राज्य में स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं है। वहाँ पर भी व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन वहाँ पर स्वतंत्रता का वो अर्थ नहीं माना जाता जो कि आमतौर से जो पॉपुलर सेंस में हम लोग फ्रीडम को जो मानते हैं, वो प्लेटो के लिए फ्रीडम का मतलब नहीं है। और डेमास और लेविन्सन नाम के जो दो बड़े
दार्शनिक हुए, समीक्षक हुए प्लेटो के 20वीं शताब्दी में, उन्होंने अपने ग्रंथों में इस बात का प्रतिपादन भी किया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्लेटो के ऊपर टोटलिटेरियन होने का जो आरोप लगाया जाता है, उस आरोप को लगाने से पहले हमें टोटलिटेरियन शब्द का हम क्या अर्थ ले रहे हैं, इस पर भी विचार कर लेना चाहिए। और अगर प्लेटो उस अर्थ में किन्हीं विचारों का, सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, तभी हम उसके विषय में इस प्रकार की टिप्पणी करने के अधिकारी। फिर एक और उसके ऊपर बड़ा आरोप लगा है। वार्नर फीटे नाम के एक बड़े दार्शनिक हुए जिन्होंने किताब लिखी है द प्लेटोनिक लेजेंड, विनी स्पीयर, इन लोगों ने प्लेटो के ऊपर एक आरोप लगाया है, और दूसरे लोगों ने भी, कि वो एंटी डेमोक्रेट है, कि वो लोकतंत्र विरोधी है। और इसमें कोई दो राय नहीं की, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि वो लोकतंत्र को एक विकृत शासन प्रणाली मानता है। प्लेटो ही नहीं मानता, इस 20वीं शताब्दी में भी और 19वीं शताब्दी में भी अनेक महान दार्शनिकों ने, अनेक महान विचारकों ने लोकतंत्र को अज्ञानता का शासन कहा ही है। इसको भी हम जानते हैं। लोकतंत्र की कटु आलोचनाएं हुई हैं 20वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में एंटी डेमोक्रेटिक थ्योरी की एक पूरी परंपरा है, ग्रंथ लिखे गए हैं। डेमोक्रेसी किस तरह से एक भ्रांत धारणा है, इसको लेकर। तो इसलिए ये जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, जो लिबरल डेमोक्रेसी है, वो तो आज भी उसके ऊपर बड़ी गंभीर आपत्तियां और बड़े गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। तो इसलिए जो प्लेटो भी डेमोक्रेसी का पक्षधर नहीं है, और उसने अपने समय देखा कि किस तरह से जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं वो कितने अनार्किकल हैं, वहाँ पर किस तरह से नैतिक पतन, सामाजिक पतन, राजनीतिक पतन अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका है। तो उसने अपने समय के राज्यों को, डेमोक्रेटिक स्टेट्स को भली प्रकार से देखा था, और उस पेरिक्लीस जैसा जो बड़ा नेता था, उसका भी क्या प्रभाव अंततः एथेंस के ऊपर पड़ा, और किस तरह से जो डेमोक्रेसी में जो नेता होते हैं, जो वो लीडर्स नहीं होते हैं बल्कि डेमागॉग्स होते हैं, और किस तरह से डेमोक्रेसी जो है वो एक इमोशंस और पैशंस को स्टिमुलेट करके उसमें शासन शक्ति अर्जित की जाती है और उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको उसने भली प्रकार से यूनान के विभिन्न नगर राज्यों में देखा था, और उससे उसको घोर निराशा भी हुई थी। तो वो कोई डेमोक्रेसी का पक्षधर नहीं है। लास्ट में उसने जो अपने राजनीतिक तंत्र का जो उसने वर्णन किया है, जिस मिश्रित संविधान की धारणा का प्रतिपादन किया है, उसमें लिमिटेड डेमोक्रेसी तो वो स्वीकार करता है कि एक लिमिट के अंदर जो डेमोक्रेटिक एलिमेंट है वो शायद राज्य के लिए हितकारी हो सकता है। लेकिन जिस तरह की डेमोक्रेसीज आजकल हम लोग देख रहे हैं, जो कि अपने में एंड बन चुकी हैं, और जिस तरह से इस डेमोक्रेसी के ऊपर जो तमाम दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल या एथिकल जो चेक्स होते हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो उसके आलोक में तो हम ये आज भी ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी से जो अपेक्षाएं हमारी रही हैं वे तो पूरी होती दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए प्लेटो अगर एंटी डेमोक्रेट है तो हमारे दौर में भी 19वीं 20वीं शताब्दी में भी एंटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल थियरी की एक बड़ी लंबी सुदीर्घ परंपरा रही है। दूसरी बात यह है
कि प्लेटो ये मानता है, क्यों वो डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करता है? इसलिए क्योंकि शासन एक कला है, एक आर्ट है, एक विज्ञान है। इसलिए वो डेमोक्रेसी को स्वीकार नहीं करता। जैसे कि चिकित्सा शास्त्र, एक चिकित्सक को चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो शरीर को निरोगी बना सकता है। अगर एक नौका चालक है तो उसको आर्ट ऑफ नेविगेशन का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो सुरक्षित हमको नदी पार करा सकता है। तो जब हम छोटी छोटी चीज़ों में ज्ञान की और अनुभव की अपेक्षा करते हैं तो शासन संचालन का दायित्व तो बहुत बड़ा दायित्व होता है। उसको हम आंख मूंद कर किसी को भी, किसी व्यक्ति या किसी समूह को कैसे सौंप सकते हैं? और अगर सौंपेंगे तो उसके दुष्परिणाम भी होंगे। तो इसलिए प्लेटो ये मानता है कि गवर्नमेंट जो है वो एक साइंस है, एक आर्ट है, और जो लोग इस शासन कला के ज्ञाता हों, शासन कला में दक्ष हों, जब उनके हाथ में शासन आएगा तब सुशासन की स्थापना होगी, तब प्रजा का सम्यक अर्थ में कल्याण होगा। तो वो सुकरात के तर्क को ही रिपीट करता है। सुकरात भी यही कहता है कि शासन करने का अधिकार इनडिस्क्रिमिनेटली सबको नहीं दिया जा सकता है। शासन, क्योंकि शासन के ऊपर संपूर्ण जनता का भविष्य निर्भर करता है। अगर राजा, जैसे कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में कहा गया कि राजा कालस्य कारणम, कि राजा जो है वो युग निर्माता होता है, तो तब तो शासक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई, बहुत बड़ा दायित्व हो गया। उसके ऊपर पूरे राज्य का भविष्य निर्भर हो गया, इतने विशाल जनसमूह का भविष्य निर्भर हो गया। तो फिर हम राजनीतिक दायित्व आंख मूंद कर सबको कैसे दे सकते हैं? जैसे कि अमेरिका के एक प्रेसिडेंट हुए थे, उन्होंने कहा कि जैसे कि अगर आपको कपड़ा सिलवाना है तो आप एक कपड़ा सिलवाने का कार्य हर किसी को कैसे सौंप सकते हैं? उसको आपको देखेंगे कि किसी अच्छे टेलर के पास ही आप जाएंगे कि जिसको इस कला का ज्ञान है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो कपड़े की क्या दशा होगी, उसकी क्या दुर्दशा होगी, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। तो जब हम छोटे छोटे चीज़ों में उन लोगों की तलाश करते हैं जिनको उस विषय का या उस कला का ज्ञान हो, तो शासन जैसे इतने महती दायित्व को आप सबको कैसे सौंप सकते हैं कि कोई भी शासन कर सकता है, कोई भी राजनीतिक अधिकार रख सकता है? फिर ये तो सिद्धांत नहीं माना जा सकता। इसलिए जब वो लोकतंत्र का विरोध करता है, तो जैसा कि लोग कहते हैं कि वो एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड का था, इसलिए वो लोकतंत्र से घृणा करता है, विरोध करता है। तो कोई बैकग्राउंड, जो विवेकशील लोग होते हैं वो विवेक के आधार पर निर्णय लेते हैं। तो इसलिए कोई उसकी एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए वो डेमोक्रेसी का विरोध नहीं करता, बल्कि जो डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर विचार करता है। और अगर वो कॉन्सेप्चुअली गलत, एक डिफेक्टिव कॉन्सेप्ट है, तो कैसे स्वीकार किया जा सकता है? तो इस आधार पर वो, और जैसा कि लॉज में उसने एक बड़ा महत्वपूर्ण, और आमतौर से लोकतंत्र में क्या होता है कि बस केवल लोगों की, जिसको आजकल हम लोग वेलफेयर स्टेट कहते हैं, बस रोजी रोटी या भौतिक आर्थिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, ये राज्य अपना लक्ष्य मान बैठा है। इससे आगे राज्य बढ़ता ही नहीं है कि जैसे केवल शरीर की आवश्यकताएं, यही बस मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए, इसके परे उसकी कोई आवश्यकताएं ना होती हैं, ना होनी चाहिए। तो ये भी जीवन का और मनुष्य का एक बड़ा भ्रामक दृष्टिकोण है।
और लॉज में प्लेटो इसको क्रिटिसाइज करता है कि जो डेमोक्रेसी में जो शासन होता है वो केवल हमारे पैशंस और प्लेजर्स में इंडल्ज करता है। वो कभी अपनी प्रजा के सामने जीवन का एक उच्चतर दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो सत्ता में बने रहने के लिए जो सबसे आसान तरीका है कि लोगों की भौतिक आर्थिक इच्छाओं को उत्तेजित करते रहना और उनको पूरा करते रहने का भ्रम पैदा करते रहना, इसी से उसको शासन अगर प्राप्त हो जाता है तो इसके आगे वो क्यों विचार करेगा, इसके आगे वो क्यों जाने का प्रयास करेगा। और जो उसने लार्ज एंड पावरफुल एनिमल का जो दृष्टांत दिया है उसको हम लोग पहले देख चुके हैं कि किस तरह से जो जनता होती है उसको एक लार्ज एंड पावरफुल बीस्ट की तरह वो चित्रित करता है कि उसको केवल अपीज करना, फ्लैटर करना जानते हैं। डेमोक्रेसी में शासन तंत्र के लोग वे कभी सम्यक अर्थ में उसका कल्याण नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जन समूह के सामने जीवन का कोई उच्चतर सिद्धांत प्रस्तुत नहीं करते। और एक शासक, सम्यक शासक कौन होता है? और उसने स्टेट्समैन में एक महत्वपूर्ण बात कही भी है, नो वन कैन बी ए ट्रू स्टेट्समैन हु लुक्स ओनली और प्राइमरीली टू द एक्सटर्नल वेलफेयर। कि कोई भी राजनेता सम्यक अर्थ में राजनेता नहीं हो सकता अगर वो केवल एक्सटर्नल वेलफेयर यानी केवल भौतिक आर्थिक कल्याण तक अपने को केंद्रित रखता है। तो डेमोक्रेसी में तो इसी प्रकार का शासन होता है, तो लिहाजा वो ये मानता है कि डेमोक्रेसी जो है वो संपूर्ण मनुष्य का कल्याण करने वाली शासन प्रणाली तो नहीं है। मनुष्य का जो एक्सटर्नल डायमेंशन है ये केवल उसी में इंडल्ज करती है, क्योंकि पावर ग्रैब करने में, अटेन करने में उतना ही सफिशिएंट होता है। और फिर उसकी एक जो आलोचना की गई उसके साम्यवाद के सिद्धांत की, और उसके साम्यवाद के सिद्धांत का जो सबसे बड़ा जो आलोचक है वो स्वयं उसका शिष्य अरस्तु है। उसने उसके संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत का भी खंडन किया है, और उसने उसके परिवार के साम्यवाद के सिद्धांत का भी खंडन किया है। जैसे कि अरस्तु कहता है कि प्लेटो ने 2 नेचुरल इंस्टीट्यूशंस को एबॉलिश कर दिया। ये तो बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि संपत्ति व्यक्ति का एक स्वाभाविक प्राकृतिक इच्छा होती है। बिना संपत्ति के जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती। और संपत्ति की इच्छा में क्या बुराई है? प्रॉपर्टी का जो प्रेम होता है वो एक नेचुरल लव होता है। प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से हमको संपत्ति चाहिए भी, और इसलिए हमें थोड़ा संपत्ति से प्रेम होता भी। इसी तरह से फैमिली भी एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, उसके बिना व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन प्लेटो ने इन दोनों नेचुरल इंस्टीट्यूशंस को एबॉलिश कर दिया है शासक और सैनिक वर्ग के लिए। तो जब आप किसी प्राकृतिक, जो चीज़ हमारी प्रकृति में है, जो चीज़ जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, उस चीज़ का निषेध हमारे लिए कर देंगे तो इसके बड़े गहरे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दुष्प्रभाव होंगे। तो एक तो अरस्तु ये कहता है कि प्रॉपर्टी को एबॉलिश करना उचित नहीं है। दूसरा वो कहता है कि प्रॉपर्टी केवल आत्मकल्याण का साधन ही नहीं होती है, समाज कल्याण का भी साधन होती है। संपत्ति के द्वारा हम केवल अपनी आवश्यकताओं का या अपने परिवार की आवश्यकताओं की ही संतुष्टि नहीं करते हैं, बल्कि हमारे पास संपत्ति होती है तो हम लोक कल्याण के, जन कल्याण के भी बहुत सारे कार्य कर लेते हैं। और मनुष्यों में ये भी भावना होती है कि हम दूसरे का हित करें, दूसरे की सहायता करें, दूसरे का कल्याण करें। तो अगर संपत्ति नहीं होगी तो ये आत्म कल्याण भी बाधित होगा और लोक कल्याण भी बाधित होगा।
तो इस प्रकार से अरस्तु ने कहा कि ये जो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी है वो उचित दृष्टिकोण नहीं है। और इसी तरह से वो कहता है कि फैमिली को जो एबॉलिश करना है वो भी एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि परिवार बनाना, परिवार में रहना हमारी एक प्राकृतिक स्वाभाविक इच्छा होती है। वो हमारे फुलफिलमेंट का, हमारी हैप्पीनेस का एक सोर्स होता है फैमिली। और अगर आप इसको एबॉलिश कर देंगे समाज के दो वर्गों के लिए तो उसके भी बड़े दुष्परिणाम होंगे। दूसरी बात यह है कि जो उसने कलेक्टिव मैरिज या कलेक्टिव फैमिली की जो व्यवस्था की है, अरस्तु कहता है कि कहावत है कि एवरीबडी इज प्रॉपर्टीज, नोबडी इज प्रॉपर्टी, एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि सामूहिक परिवार में पहली बात तो माता पिता जैसी कोई चीज़ का कोई संबंध या माता पिता और बच्चों का कोई संबंध पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेरेंट और चिल्ड्रन का जो रिलेशन है वो नितांत पर्सनल होता है, भावनात्मक और व्यक्तिगत होता है। लेकिन जब माता पिता को ये नहीं पता कि इसमें से कौन सी संतान मेरी संतान है, या बच्चों को ये नहीं पता कि इनमें से कौन से माता पिता मेरे माता पिता हैं, जब इस तरह की एक इम्पर्सनल रिलेशनशिप है तो उनके बीच आपस में कोई भावनात्मक संबंध तो पैदा हो ही नहीं सकता। और जैसा कि अरस्तु ने एक शब्द का प्रयोग किया है कि जो भी रिलेशंस होंगे वो खून के नहीं होंगे, पानी के होंगे, वाटरी रिलेशंस, वाटरी अफेक्शंस। और इसका भावनात्मक दृष्टि से माता पिता पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और बच्चों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए एरिस्टोटल कहता है कि भाई ये जो सामूहिक परिवार की व्यवस्था है, ये व्यवस्था तो और फिर जब निजी परिवार में जो आपके बच्चे हैं या जो बच्चों के माता पिता हैं वो एक दूसरे को भली प्रकार से जानते हैं, फैमिलियर हैं अच्छी तरह से, तब उनके बीच अफेक्शन भी पैदा होता है। फेमिलियरिटी इज द बेसिस ऑफ अफेक्शन। आप उससे ही प्रेम करेंगे, उससे ही स्नेह करेंगे जिससे आप भली प्रकार से परिचित हैं। सामूहिक परिवार की व्यवस्था में कोई इस प्रकार का निकट परिचय नहीं, तो उनके बीच कोई प्रेम स्नेह संबंध बन पाएंगे, इसकी कोई संभावना ही नहीं। तो इस प्रकार से एक और दूसरी बात यह है कि राज्य, अरस्तु कहता है कि राज्य को आप परिवार नहीं बना सकते एग्जैक्टली। यूनिटी का मतलब ये नहीं है कि राज्य की एकता तभी हो पाएगी जबकि जो दूसरी इंटरमीडियरी संस्थाएं हैं उनको सबको एबॉलिश कर दो। राज्य की जो एकता है उसका आधार प्लूरैलिटी होती है, यानी जब विभिन्न प्रकार के परिवार होंगे, विभिन्न प्रकार के ग्राम होंगे और उनके आधार पर राज्य जो बनता है, जो कि एक नेचुरल स्टेट होता है, उसमें बहुत परिवार भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, ग्राम होते हैं, उन सबके समूह को राज्य कहते हैं। और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि मनुष्य भिन्न भिन्न स्तरों पर, भिन्न भिन्न संस्थाओं से जब जुड़ा होता है तब वो एक प्रकार से किसी उच्चतर संस्था के साथ भी अपना संबंध बना सकता है। अगर उसने नीचे के स्तर पर कभी संस्थाओं में रहना नहीं सीखा या संस्थाओं के साथ संबंध बनाना नहीं सीखा तो स्टेट उसके लिए एक एब्स्ट्रैक्शन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। राज्य उसके लिए एक अमूर्त परिकल्पना मात्र है। इसलिए अरस्तु कहता है कि असली यूनिटी प्लूरैलिटी में विद्यमान होती है। प्लूरैलिटी के एबॉलिशन से यूनिटी नहीं पैदा होती है, जहाँ तक समाज रचना और राज्य रचना का संबंध है। तो इस आधार पर भी प्लेटो के कम्युनिज्म को अरस्तु ने क्रिटिसाइज किया। और अरस्तु के तर्कों में कई महत्वपूर्ण पक्ष हैं,
लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्लेटो ने संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था संपूर्ण समाज के लिए नहीं की, पहली बात, बल्कि समाज के केवल एक छोटे से भाग के लिए की है, जिसमें शासक और सैनिक वर्ग। और हम आज भी देखते हैं कि जो सैनिक हैं वे जिस प्रकार से उनका जीवन होता है अपने परिवार से दूर और एक सामूहिक जीवन, तो आज भी वो उस प्रकार का जीवन जीते ही हैं। दूसरी बात, प्लेटो ये मानता है कि जो विशिष्ट लोग हैं, जो आत्मिक नैतिक रूप से उच्चतर लोग हैं, उनकी जो मर्यादा होगी या उनका जो अनुशासन होगा वो सामान्य लोगों से भिन्न प्रकार का होगा और उनकी सामर्थ्य भी सामान्य लोगों से अधिक होगी। हर व्यक्ति तो संपत्ति और परिवार का मोह नहीं त्याग सकता, इसीलिए प्लेटो ने जन सामान्य को संपत्ति और परिवार की अनुमति प्रदान की है। उनके लिए कम्युनिज्म की व्यवस्था नहीं है। लेकिन प्लेटो ये मानता है, और ऐसे इतिहास में बहुत सारे दृष्टांत भी हुए हैं, कि समाज में कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं कि जो स्पिरिचुअली और मॉरली एलिवेटेड होते हैं और वो इन दोनों प्रकार के आकर्षणों और मोह से अपने को मुक्त कर सकते हैं और वो एक उच्चतर धरातल पर सामान्य व्यक्ति से एक उच्चतर धरातल पर जीवन जी सकते हैं और जीते हैं और उनको उसमें आनंद मिलता है, उसमें उनको संतुष्टि मिलती है। तो इसलिए हमें समाज में कितनी प्रकार की संभावनाएं हैं, व्यक्ति कितने धरातल पर जीवन जी सकता है, इस पक्ष को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और इसलिए प्लेटो मानता है कि ये राज्य के लिए आवश्यक भी ऐसे लोग जो हैं, जिसको कि बाइबल की शब्दावली में कहा जाए तो ऐसे लोग साल्ट ऑफ द अर्थ उनको कहा गया है कि ये पृथ्वी के रत्न हैं। और समाज में अगर कुछ ऐसे लोग होंगे तो समाज के नीचे के लोगों को प्रेरणा मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा और वे भी अपने मोह को, अपने लालच को मर्यादित करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए शासक और सैनिक वर्ग के लिए उसने जिस नैतिक अनुशासन की व्यवस्था की है वो इसलिए की है क्योंकि शासक जो होता है वो हमारे यहाँ महाभारत में शुक्र नीति में कहा गया है कि राजा सर्वलोक गुरु होता है। राजा प्रजा का सबसे बड़ा शिक्षक, सबसे बड़ा गुरु होता है। राजा के व्यवहार को ही प्रजा अपने व्यवहार में ढालती है। तो अगर राजा इस उच्च नैतिक स्तर पर रहेगा, अगर राजा में इतना अनुशासन होगा तो प्रजा को भी एक मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलेगी और सामान्य जनता का नैतिक स्तर भी श्रेष्ठ बनेगा। तो इस आधार पर साम्यवाद की व्यवस्था का एक आत्मिक नैतिक उद्देश्य है। इसका उद्देश्य किसी वर्ग को, किसी व्यक्ति को जोर जबरदस्ती करके किसी चीज से वंचित करना नहीं है। वो कोई जो निगेशन है या जो रिस्ट्रिक्शन है वो कोई फोर्सेबल नहीं है, कोई इम्पोज कर दिया गया है आपको ऐसा करना है। और इसीलिए प्लेटो कहता है कि इन लोगों को ये बताया जाएगा कि ये क्यों आवश्यक है। तो इसलिए कम्युनिज्म की जो व्यवस्था है, अगर हम उसको आधुनिक साम्यवाद से जब हम जोड़ के देखेंगे तब अनेक प्रकार की शंकाएं और अनेक प्रकार के भ्रम पैदा होंगे। लेकिन अगर हम प्लेटो के कम्युनिज्म को स्वतंत्र रूप से देखेंगे, प्लेटो जिस दृष्टि से प्रतिपादित करता है उस दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे, तो हम देखेंगे कि प्लेटो के साम्यवाद का जो उद्देश्य है वो बड़ा उच्चतर है। वो मॉडर्न कम्युनिज्म जैसा नहीं है कि केवल प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर राज्य को श्रेष्ठ बनाने में
शासक वर्ग कितना त्याग कर सकता है, या वहाँ पर ये प्रश्न है। और अगर राजा त्यागी नहीं होगा, राजा में अगर त्याग का भाव नहीं होगा, सैनिक में अगर बलिदान का भाव नहीं होगा, तो राज्य ना सुरक्षित रहेगा, ना श्रेष्ठ बनेगा। इसलिए साम्यवाद की जो भी आलोचनाएं अरस्तु ने की हैं, वे कुछ भ्रांतियों पर आधारित हैं। और अरस्तु, और इसीलिए कई विद्वानों ने ये बात कही भी है कि अरस्तु एक, जब प्लेटो से डिफर करता है, तब वो वास्तव में एक विचारक नहीं होता, बल्कि वो विचारक, एक श्रेष्ठ विचारक तब बनता है जबकि वो प्लेटो की अनुसार दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है। तो इस आधार पर प्लेटो के साम्यवाद की भी आलोचनाएं हुई हैं, लेकिन अगर हम आलोचना के स्थान पर समालोचना पर दृष्टि डालें तो फिर उनका उत्तर भी है, उनका समाधान भी है। ये सब प्लेटो के मुख्य आलोचनाएं होती रही हैं। प्लेटो का राजनीतिक चिंतन के इतिहास में बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। सिसरो, जो कि एक बड़ा रोमन विचारक है, उसने तो प्लेटो के महत्व को स्वीकार करते हुए यहाँ तक कहा था कि प्लेटो की गलती में साथ देना ज़्यादा हितकारी है, ज़्यादा कल्याणकारी है, बजाय प्लेटो के विरुद्ध जाकर किसी बहुमत के साथ खड़ा होना। ऐसा सिसरो का विचार था कि इट इज़ बेटर टू बी विथ प्लेटो इन द रॉन्ग देन टू बी विद ए मेजॉरिटी हु इज़ इन राइट। कि एक, यानी इस हद तक वो प्लेटो से प्रभावित था। और हम लोग जानते हैं कि उसने भी अपने जो ग्रंथों के नाम लिखे, जो नाम रखे, वो लॉज और रिपब्लिक ही हैं। तो सिसरो ने प्लेटो की बड़ी प्रशंसा की है। इसके अलावा आधुनिक काल में एक बहुत बड़े अमेरिकन फिलोसोफर हुए, दार्शनिक हुए, एमर्सन। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि दर्शन प्लेटो है और प्लेटो दर्शन है। प्लेटो इज फिलॉसफी एंड फिलॉसफी इज प्लेटो। ऐसा एमर्सन ने उसके महत्व को माना है। कैटलिन नाम के एक बड़े विचारक हुए 20वीं शताब्दी के, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि प्लेटो को तो बार बार उस प्लेटो के ग्रंथों का पारायण करने की आवश्यकता है, तभी हम उसके मूल अर्थ को ग्रहण कर पाएंगे। और उन्होंने अपनी विशिष्ट शैली में कहा कि प्लेटो इज द राइटर हु रिक्वायर्स टू बी रेड एट लीस्ट 3 times। यानी प्लेटो को बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। वो एक ऐसा दार्शनिक है, एक ऐसा विचारक है। तो इस दृष्टि से, और फिर एक दूसरी महत्वपूर्ण बात इस संदर्भ में ये है कि 20वीं शताब्दी में भारत के 2 बड़े महान दार्शनिक हुए, डॉक्टर भगवान दास और दूसरे डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर भगवान दास ने लिखा है कि प्लेटो ने जो रिपब्लिक में जिस प्रकार के दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया, वो मूलतः भारतीय जीवन दृष्टि है। और प्लेटो को ये भारतीय जीवन दृष्टि इसलिए प्राप्त हो गई थी क्योंकि उन दिनों यूनान से बहुत सारे लोग भारत में आते जाते थे, और जहाँ पर आजकल अफगानिस्तान है वहाँ पर ग्रीक कॉलोनीज भी थीं। तो उनके माध्यम से प्लेटो को भारतीय विचार दृष्टि या भारतीय जीवन दृष्टि का ज्ञान हुआ था, और इसलिए रिपब्लिक में उसकी बड़ी गहरी छाप हमें दिखाई पड़ती। तो इस प्रकार से डॉक्टर भगवान दास प्लेटो के चिंतन पर भारतीय जीवन दृष्टि की गहरी छाप देखते हैं, और वो ऐसा क्यों हुआ इसका वो कारण भी स्पष्ट करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन भी ये मानते हैं कि प्लेटो का चिंतन वही है जो कि उपनिषदों का चिंतन है। चाहे प्लेटो के तत्वशास्त्री सिद्धांत हों
चाहे प्लेटो का काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण हो, चाहे उसका नीति दर्शन हो, ये उसी प्रकार के विचार हैं या उसी प्रकार के सिद्धांत हैं जैसा कि भारत में उपनिषदों में प्रतिपादित किया गया है। तो हमारे देश के दो बड़े दार्शनिक प्लेटो के चिंतन और भारतीय चिंतन में इतनी सादृश्यता प्राप्त करते हैं, और इसलिए भी भारतीय दृष्टि से भी प्लेटो के विचारों का असाधारण महत्व है। प्लेटो की जो एकेडमी थी, जो कि उसने स्थापित की शिक्षा संस्था, उस शिक्षा संस्था वो संपूर्ण यूनान में और यूनान के नगर राज्यों के बाहर भी वो बड़ी प्रसिद्ध हुई, और कई शताब्दियों तक वो यूरोप के विश्वविद्यालय के रूप में चर्चित और प्रशंसित रही, जहाँ पर भिन्न भिन्न राज्यों के भिन्न भिन्न संस्कृतियों के न केवल विद्यार्थी पढ़ने आते थे बल्कि शिक्षक भी शिक्षा देने आते थे। तो ये एक प्लेटो के प्रभाव का प्रमाण है कि उसकी एकेडमी ने शताब्दियों तक यूनान के चिंतन का निर्माण किया, उसको प्रभावित किया। जहाँ तक ईसाई धर्म दर्शन का संबंध है तो ईसाई धर्म दर्शन पर प्लेटो का बड़ा गहरा प्रभाव है। सेंट ऑगस्टीन के विचारों के माध्यम से ईसाई चिंतन पर प्लेटो का गहरा प्रभाव पड़ा। पुनर्जागरण काल में हम प्लेटो को फिर से पुनर्जीवित होते देखते हैं, और पुनर्जागरण काल के स्थापत्य पर, मूर्तिकला पर, साहित्य पर, दर्शन पर प्लेटो के विचारों का बड़ा गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। यद्यपि पुनर्जागरण के अनेक दार्शनिकों और साहित्यकारों ने प्लेटो को कुछ नए तरीके से भी रीइंटरप्रेट करने का कार्य किया है। फिर कालांतर में कैम्ब्रिज प्लेटोनिस्ट के नाम से एक विचारकों का समूह ही यूरोप में पैदा हुआ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। 19वीं शताब्दी में जो आदर्शवादी विचारधारा यूरोप में प्रारंभ हुई और जिसने चिंतन को गहराई से प्रभावित किया, उस आदर्शवादी विचारधारा का भी एक प्रमुख स्रोत प्लेटो का चिंतन है। और अगर हम 20वीं शताब्दी की बात करें तो अन्य तमाम विचारकों के अतिरिक्त एरिक वोगलिन प्लेटो के इनसाइक्लोपीडिक माइंड का बड़ा प्रशंसक रहा है, उसके विचारों का बहुत प्रशंसक रहा। तो इस प्रकार से प्लेटो की जो विचार परंपरा है वो निर्बाध रूप से चलती रही है, और यूरोप के चिंतन काल के विभिन्न दौरों में, विभिन्न पक्षों में प्लेटो का बड़ा गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। और इसलिए डेमोस जैसे विद्वान ये मानते हैं कि वस्तुतः प्लेटो की कभी मृत्यु नहीं हुई, और वो अपने चिंतन के रूप में आज भी हमारे बीच विद्यमान है।